सुबह बखैर, सलाम है। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, इतवार की बारिश के बाद मौसम में वाज़ेह तब्दीली महसूस की जा रही है और फजाई आलूदगी से भी वक्ती तौर पर हमारी जान छूट गई है। गुज़िश्ता रोज शहर लाहौर फजाई आलूदगी की शरह में 7वें नंबर पर रहा है, जो इससे पहले मुसलसल पहले नंबर पर ही आ रहा था। और कल एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो 121 रिकॉर्ड किया गया है, जो जानदारों की सेहत के लिए बेहतर बताया जाता है। जबकि दूसरी जानिब कोरोना की दूसरी लहर बहुत शिद्दत से फैल रही है और इसी हवाले से स्कूल बंद करने और सर्दियों की छुट्टियां वक्त से पहले और ज्यादा देने की बात पर भी बात हो रही है। और इस मामले पर गुज़िश्ता रोज तमाम सूबों के वज़राए तालीम भी मिल बैठे और हालात का जायजा लेने लगे, जिसके बाद स्कूल या तालीमी इदारे बंद करने का फैसला तो नहीं हुआ, बल्कि 23 नवंबर को अगला इजलास बुला लिया गया है, जिसमें अहम और बड़े फैसले किए जाएंगे। कल के इजलास में फैसला ये किया गया है कि अब स्कूल्स में भी स्मार्ट लॉकडाउन का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। जैसे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाकर उन खास इलाकों के लोगों को महदूद किया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह 2 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने पर स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। लाहौर शहर में अभी एक स्कूल को स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बंद किया गया है, क्योंकि वो कोरोना केसेस वहां पर रिपोर्ट हो रहे थे। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम डिटेल बात करते हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि कोरोना के पहले वार से बच गए हैं, अब भी एहतियात अपनाकर बचा जा सकता है। गुज़िश्ता रोज वो लाहौर के दौरे पर रहे हैं, 2 रोज़ा उनका दौरा लाहौर है और उनकी जानिब से कहा गया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमारे लिए रहनुमा असूल है। मजीद क्या कहा, लियाकत अंसारी रिपोर्ट में बता रहे हैं। ईवान इकबाल में हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने खिताब करते हुए कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमारे लिए रहनुमा असूल हैं। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इल्लामा इकबाल का एहसास बैरून मुल्क जाकर बढ़ा। नामूस रिसालत के हवाले से जो इकबाल ने महसूस किया, उसने इकबाल जब बाहर गए 3-4 साल में ख्याल से 1906 से लेकर 1909 तक बाहर गए, पीएचडी भी किया और बाहर रहकर उनको 3-4 चीज़ों का एहसास हुआ और वो 4 चीज़ों के अंदर कुछ चीज़ें पूरी हो गई जो अल्लामा इकबाल ने कही थी, कुछ पूरी होनी है। आरिफ अलवी ने कहा कि कोविड का दूसरा हमला हुआ जो ज्यादा खतरनाक है, इसलिए एहतियात करें, मास्क पहने, फासला रखें और हाथ धोते रहें। कोविड का दूसरा हमला हुआ है और वो ज़्यादा परेशान कुन है, ज़्यादा मोहलिक है और इस सिलसिले में जो एहतियात और जो SOPs के लिए आपकी भलाई के लिए और आपके दोस्तों और रिश्तेदारों की भलाई के लिए कि आप एहतियात जारी रखें और एहतियात को दोबारा करें, मास्क पहने, फासले रखें और अपने हाथों को मुसलसल धोता रहे। सदर पाकिस्तान ने गवर्नर हाउस में बहबूद आबादी बारे इजलास की सदारत भी की। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि उलमा कराम बच्चों को दूध पिलाने के हवाले से आगाही दें। आबादी की बढ़ती शरह नमू कंट्रोल करने के लिए मीडिया किरदार अदा कर सकता है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मुलाकात भी हुई। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में सियासी और हुकूमती समेत दीगर उमूर पर बातचीत की गई। आरिफ अलवी ने कहा कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों को नाकाम बनाया जाएगा। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ पूरे मुल्क में इत्तेहाद की जरूरत है। इस मौका पर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि मुखालफिन को गिलगित के इंतखाबी नताइज को तस्लीम करना चाहिए। अवाम ने इंतशार और फसाद के अपोजिशन के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। कैमरा टीम के साथ लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है, सदर मुमलिकत का बयान भी आपने सुना। उनकी जानिब से मुसलसल ये बताया जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर है और दूसरी लहर पहले की निस्बत ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इसी तनाजुर में मुल्क भर में तालीमी इदारे फौरी तौर पर बंद न करने का फैसला आया है। बैनुल सूबाई वज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस दोबारा 23 नवंबर को होगी और वजीर तालीम स्कूल्स पंजाब डॉक्टर मुराद रास ने कहा है कि तालीमी इदारे बंद न करने का कोई फैसला नहीं हुआ। जबकि दूसरी जानिब रहनुमा मुस्लिम लीग काफ चौधरी मुनस इलाही की जानिब से ट्वीट किया गया है और उन्होंने कहा है कि तालीमी इदारों में तातीलात मौखर करने पर अफसोस हुआ है। रिपोर्ट दिखाते हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस में फौरी तौर पर तालीमी इदारे बंद न करने का मुत्तफिक का फैसला किया गया। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ खुली रहेंगी। कॉन्फ्रेंस के बाद वज़ीर तालीम स्कूल पंजाब डॉक्टर मुराद रास ने अपने ट्वीट में कहा कि कॉन्फ्रेंस में तमाम ऑप्शंस का जायजा लिया गया। तालीमी इदारे बंद करने के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। बैनुल सूबाई वज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस दोबारा 23 नवंबर को होगी।
आइंदा इजलास में फिर से कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वजीर हायर एजुकेशन पंजाब राजा यासिर हमायूं का कहना है कि तालीमी इदारे बंद नहीं किए जाएंगे। तालीम अव्वलीन तरजीह और बच्चों का मुस्तकबिल सबसे ज्यादा अजीज है। पंजाब के तमाम हायर एजुकेशन इदारों में कोरोना के सिर्फ 108 केस रिपोर्ट हुए। तालीमी इदारों में तातीलात मौखर करने पर मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग काफ चौधरी मुनस इलाही ने वज़राए तालीम को मुखातिब करते हुए ट्वीट किया कि सियासत नहीं, तलबा की हिफाजत को मुकद्दम रखा जाए। मासूम बच्चों की जिंदगियों और उनके परेशान वालिदैन का सोचा जाए। कोरोना केसेस में इजाफा तशवीशनाक है। वजीर हायर एजुकेशन पंजाब ने मजीद कहा कि तालीमी इदारों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। इसी मामले पर मजीद हम बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज आतिफ परवेज हमारे साथ मौजूद है। आतिफ, बताइएगा, गुज़िश्ता रोज एक अहम इजलास हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुई है और स्कूल ना बंद करने का फैसला सामने आया है। पाकी वज़ीर तालीम उनकी सदारत की ऑनलाइन वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें तमाम सूबे की जानिब से अपने सूबे के जो कोरोना के हालात हैं और स्कूलों में जो केसेस आ रहे हैं, जो कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में केसेस आ रहे हैं, उसके हवाले से आगाह किया गया है। तो फिर उसमें कुछ सूबे जो है, एक सिंध की जानिब से जो ये कहा गया था कि तालीमी इदारे जो है वो बंद कर देने चाहिए, लेकिन पंजाब और KP की और बलूचिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि इतने केसेस नहीं है कि इस फौरी तौर पर तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाए। तो फिर ये फैसला किया गया है कि फौरी तौर पर तालीमी इदारे बंद नहीं किए जा रहे। आतिफ, हमें ये बताइए कि तालीमी इदारे तो बंद नहीं किए जा रहे, लेकिन पंजाब के लाहौर शहर के तालीमी इदारों की क्या सूरत हाल है? स्मार्ट सैंपलिंग का सिलसिला जारी है, अभी तक कितने पॉजिटिव केसेज आए हैं? जी, अगर इसमें सरकारी स्कूलों की बात की जाए, पहले नंबर पर तो कोई 12 के करीब केसेस जो हैं वो सरकारी स्कूलों, 12 से 13 के करीब केसेस जो हैं वो सरकारी स्कूलों में आए हैं। और अब तक एक स्कूल जो है जिसको सील किया गया है, वहां पर 2 केसेस जो आए थे, जिसमें एक हेडमास्टर और एक जो टीचर थी, उनमें 2 कोरोना केसेस पॉजिटिव होने के बाद स्कूल को 15 दिन के लिए सील किया गया। इसी तरह कल पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा जियोलॉजी से जो है वहाँ के एक एसोसिएट प्रोफेसर में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। तो हायर एजुकेशन के जो अदारे हैं, जिनमें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पर 110 के करीब केसेस हैं। और स्कूलों की बात की जाए तो वहाँ पर 400 से ज्यादा केसेस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं और स्मार्ट सैंपलिंग जो है उसका सिलसिला भी जारी है। लेकिन इसके साथ जो काबिल तशवीश बात है कि निजी स्कूलों में जो है कम टेस्ट किए जा रहे हैं, टेस्ट वहाँ पर कम नजर आ रहे हैं और वहाँ से रिपोर्ट भी कम टेस्ट जो हो रहे हैं। तो इस सूरत हाल में निजी स्कूलों के हवाले से तो नहीं पता, लेकिन सरकारी स्कूलों से के जो अभी तक रिपोर्ट आई है, लाहौर में तो 15 के करीब जो केसेस कोरोना के जो है वो पॉजिटिव सामने आए हैं। और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि अब जो है वो स्मार्ट जो लॉकडाउन की तरफ हुकूमत ने फैसला किया है, जहां पर केसेस सामने आते हैं वहां पे उस स्कूल को बंद किया जा रहा है। पहले ये था कि हमें ये बताइए कि अगला इजलास कब होने वाला है इस अहम मामले के हवाले से और क्या फैसले मुतवक्के हैं? पंजाब की जानिब से क्या तजावीज जाएंगी? जी, पंजाब की जानिब से जो अभी तजवीज दी गई थी और वही जो वजीर स्कूल मुराद रास हमेशा से कहते आ रहे हैं जब से कोरोना के बाद स्कूल खुले, उनका ये कहना है कि इतनी सूरत हाल स्कूलों में नहीं खराब है कि फौरी तौर पर जो स्कूलों को बंद कर दिया जाए। और जो राजा यासिर हमायूं हैं, जो आला तालीम के मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से भी यही कहा गया है कि जो तालीम अहम है और जराए जो। बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज, आप हमारे साथ मौजूद रहे। डिटेल्स आप बता रहे थे कि स्कूल ना बंद करने का फैसला सामने आया है और इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि एजुकेशनल सरगर्मियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं। तो इसी हवाले से स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है कि ऐसे तमाम तालीमी इदारे जहां पर केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होंगे उन्हें स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बंद कर दिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं लाहौर में आलमी मयार का मैस ट्रांसिट सिस्टम चलाने के लिए मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली गई है। शहर को 4 जोन्स में तकसीम करके सिग्नल फ्री रास्ते मुहैया किए जाएंगे, जबकि प्रोजेक्ट 2023 तक मुकम्मल हो जाएगा। मजीद क्या डिटेल्स है शेख जैन की रिपोर्ट में देख लेते हैं। दबाव कम करने और मुसाफिरों को जदीद सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए लाहौर में आलमी मेयार का मास ट्रांजिट सिस्टम चलाने की मनसूबाबंदी ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेटेड सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। इस ज़मन में मेट्रो ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस को दीगर ट्रांसपोर्ट के साथ मुंसलिक करने का प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है।
प्लान के तहत LDA ने शहर को 4 जोन में तकसीम कर दिया। मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूबी लाहौर के लिए नए एक्सप्रेसवे और स्ट्रक्चर प्लान रोड बनेंगे। हर जोन के लिए अलहदा सिग्नल फ्री कॉरिडोर फराहम किए जाएंगे। शुमाली लाहौर से रायविंड जाने के लिए नई सड़क बनाई जाएगी। सेंट्रल लाहौर से मगरबी हिस्से तक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनेगा, जिससे गुलबर्ग की ट्रैफिक को बाबू साबू तक रास्ता मिलेगा। मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग पंजाब हुकूमत की जानिब से होगी। चीफ इंजीनियर LDA अब्दुल रज़ाक चौहान की जानिब से फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंजूरी के लिए DG LDA को जमा करवा दी गई। कैमरा टीम के हमरा शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। इसी हवाले पे हमने मजीद बात करनी है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। शेख ज़ैन, हमें बताइएगा, ये नया मंसूबा अनाउंस कर दिया गया है जिसके मुताबिक कहा जा रहा है कि आलमी मयार के मुताबिक मैस ट्रांजिट सिस्टम लाया जा रहा है शहर में। इस हवाले से बताइए कि आगाज कब से होने जा रहा है इस प्रोजेक्ट का? शुक्रिया सिद्रा मुनीर। इस वक्त 2 जो मेट्रो लेन्स हैं वो तो शहर लाहौर में चल रही हैं, जिसमें एक मेट्रो बस है जो कि शादरा से रजूमता तक है और दूसरी मेट्रो ऑरेंज ट्रेन है जो कि डेरा गुजरा से अली टाउन है। प्लान ये था कि मास ट्रांजिट के तहत मजीद जो पिंक लेन, येलो लेन है वो भी शहर लाहौर में इसी तरह ही तामीर की जाएंगी, लेकिन अब उस प्लान में तब्दीली कर दी गई है। अब मजीद जो मेट्रो लेन्स हैं वो तो नहीं बनाई जाएंगी, लेकिन स्ट्रक्चर प्लान रोड बनाने का प्लान बनाया गया और इनको, ये जो स्ट्रक्चर प्लान रोड्स होंगी, इनको इस मेट्रो बस और मेट्रो ऑरेंज ट्रेन के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। इस तरह मुंसलिक कर दिया जाएगा कि जो शहर है वो 4 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ के जितने भी रहने वाले हैं उनको अलग अलग ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर और मास ट्रांजिट। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और नया प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया जा रहा है उस हवाले से आप हमें बता रहे थे कि लाहौर शहर को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। इस तरह शहरियों की सहूलत के लिए मजीद रोड्स बनाए जाएंगे, मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जाएगा ताकि लोगों की सफरी सहूलियात में आसानी हो जाए। और जो आजकल हम लोग देखते हैं कि आपने किसी भी जगह पर 15 मिनट में पहुंचना होता है तो आपको आधा घंटा और कभी कभी घंटा भी लग जाता है आपको शहर के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचने में। इन तमाम मामलात में आसानी हो जाएगी। फिर नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस के मोहलिक वार जारी हैं और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बहुत तेजी से फैल रही है। मूजी वायरस पर होने वाली तहकीक में ये बात सामने आई है कि कोविड-19 का बायस बनने वाला वायरस अब वो नहीं रहा जो सबसे पहले चीन में नमूदार हुआ था, बल्कि उसने खुद को कुछ इस तरह से बदल लिया है कि वो इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक हो गया है। वायरस की इस नई किस्म ने अपने स्पाइक प्रोटीन्स को बदला है, यानी वो हिस्सा जो इंसानी खुलियात को मुतासर करने में उसकी मदद फराहम करता है, जिसके बायस कोरोना वायरस की ये किस्म ज्यादा बेहतर शिकारी बन गई है, जिसके बायस दूसरी लहर पहली की निस्बत ज्यादा तेजी से फैल रही है और ज्यादा खतरनाक करार दी जा रही है। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केसेस मुस्बत आने की शरह 7% से भी तजावज कर चुकी है और सरकारी एदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 29,511 टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 2,050 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से मजीद 33 अफराद इंतकाल कर गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना केसेस से हलाकतों की तादाद 7,193 हो गई है, जबकि मजमूई केसेस 3,61,082 तक जा पहुंचे हैं। पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ आगाही की अगर हम बात करते हैं तो दुनिया भर में तेजी से फैलने वाली खतरनाक वबा कोरोना वायरस से 92% पाकिस्तानी वाकिफ ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसे खुद के लिए खतरा समझने वालों की शरह सिर्फ 35% है, यानी कि बहुत सारे लोग जानते तो हैं लेकिन इसको खुद के लिए खतरा नहीं समझ रहे। जबकि गुज़िश्ता रोज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की सरबराही में बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का खसूसी इजलास हुआ है, जिसमें कोरोना की दूसरी लहर के दौरान तालीमी इदारों में केसेस की सूरत हाल का जायजा लिया गया है। वजीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से कहा गया है कि बच्चों और असातिज़ा की जान सबसे ज्यादा अजीज है, लेकिन अभी स्कूल बंद करने का फैसला नहीं हुआ। अलबत्ता मौसम सरमा की तातीलात नवंबर से जनवरी तक करने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया है। ताहम इस हवाले से हतमी फैसला कौमी राब्ता कमेटी करेगी, जबकि मुल्क भर में जलसे जुलूसों और बड़े इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई है। दूसरी जानिब इतवार के रोज होने वाली बारिश के बायस मौसम खासा बेहतर हो चुका है, बदल चुका है और स्मोक से
छुटकारा मिल गया है। क्या आने वाले दिनों में स्मोक दोबारा अपने डेरे जमा सकती है? यह खतरा परमानेंटली टल गया है या फिर अभी भी हमारे सरों पर मंडला रहा है? बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर खालिद वहीद साहब है, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, जनरल अस्पताल से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ तशरीफ फरमाएं जी डॉक्टर सामिया सैफ साहिबा हैं, माहिर माहौलियात हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहबा आपसे आगाज कर लेते हैं। अब इतवार के रोज हुई है बारिश, अब परमानेंट जान छूट गई फजाई आलूदगी से, स्मोक से, या फिर आ सकती है? सिद्रा बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो यहाँ पे मौका दिया आपने मुझे बात करने के लिए। हम हमेशा से लाहौर के बारे में सुनते थे कि लाहौर तो फॉग के लिए मशहूर था, लेकिन कुछ अरसे से 4-5 साल से हमें एक स्मॉग का सामना है। सबसे पहले तो ये बताऊंगी स्मॉग है क्या। स्मॉग जो है ये कॉम्बिनेशन है स्मोक और फॉग को मिला के बनाया गया है ये वर्ड, तो स्मॉग है। तो इससे क्योंकि लाहौर में 4-5 साल से हमें बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि जब स्मॉग होती है तो आपकी डॉक्टर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं कि बीमारियाँ, चेस्ट इन्फेक्शन, एलर्जीज, हर किस्म का इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आप ये सवाल कर रही थी कि ये बारिश जो है ये जो हुई है बेशक ये रहमत है और इसमें कोई शक नहीं है कि आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत बेहतर है। पिछले दिन रोज भी 121 पे आ गया था, वो 500-600 जो हम 600 ये बिल्कुल आप हम सुन रहे थे, बिल्कुल सही था। ठीक है, इस हद तक इतने बड़े लेवल पे नहीं होगा, इस पे थोड़ा सा मेरा डिसएग्रीमेंट है क्योंकि हमारे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइसेस जो है उनकी कैलिब्रेशन के ऊपर भी एक सवाल है। लेकिन ये है कि डेफिनेटली वो 250-300 हैजर्डस लेवल तक है, खतरनाक हद तक बढ़ा हुआ है। अब सोर्सेज क्या है हम सब जानते हैं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं। बिल्कुल रीजंस पे डॉक्टर साहब बात करेंगे, इस पे भी हम बात करते हैं कि अगर ये मामला ठीक नहीं हुए तो फिर स्मोक, फजाई आलूदगी खत्म नहीं होगी। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए, बारिश हो गई है, पहले हम खुश्क सर्दी की बात कर रहे थे, स्मोक की बात कर रहे थे, कोरोना बहुत फैल रहा था, फ्लू जुकाम बहुत हो रहा था, बारिश हो गई है, कितना फर्क पड़ेगा, बेहतरी आएगी? देखिए जी, जिस तरह अभी डॉक्टर साहबा ने कहा, अगर स्मोक की बात करें हम तो जाहिर है कि उस पर तो फौरी तौर पर तो बहुत फर्क पड़ गया है, पर ये कितने अरसे तक सस्टेन रहता है ये हम अब कुछ कह नहीं सकते कि हफ्ता 10 दिन उसके बाद दोबारा वो चीज़ शुरू हो जाए, क्योंकि हमारे पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है। पर बारिश से कोरोना पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आजकल का जो मौसम है ठंड का वायरस के लिए वैसे बड़ा साजगार होता है। शुरू से ही बताया जा रहा है जब से कोरोना आया कि ये वायरस आ रहा है, सर्दियों में ज़्यादा होगा। वैसे कोई भी वायरस, अगर हम इन्फ्लुएंजा की भी बात करें तो वो आपको पता है कि सर्दियों के मौसम में ज़्यादा हो जाता है। नज़ला जुकाम, कॉमन कोल्ड सर्दियों के मौसम में ज़्यादा होती है, तो वायरस के लिए हमेशा ये मौसम साजगार होता है। तो इस बारिश से कोरोना को तो कोई फायदा होने का नहीं, उसके लिए तो वही SOPs हैं जो हमने शुरू से बताए हैं, उन्हीं को लेकर हमें चलना पड़ेगा जी। डॉक्टर साहब कितने पेशेंट्स अब आपके पास रिपोर्ट हो रहे हैं फ्लू जुकाम के साथ, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद बढ़ गई थी पेशेंट्स की? जी जी, ये देखें ना, पिछले हफ्ते तो स्मॉग भी बहुत ज्यादा रही, तो कॉमन कोल्ड और नज़ला जुकाम के तो बहुत सारे केसेस आए जी। हर कोई परेशान था, आंखों में इरिटेशन हो रही है, नज़ला जुकाम हो रहा है। अब उसमें डिफ्रेंशिएट करना कि ये कोरोना के मरीज है या स्मोक की वजह से कॉमन कोल्ड का, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था हमें। पर देयर आर सर्टन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जिसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कॉमन कोल्ड ही है सिर्फ। पर अगर बुखार के साथ परसिस्ट हो रहा है और गला भी ख़राब हो रहा है और आपको जिस्म में दर्दें शुरू हो गई हैं, स्मेल भी चली गई है, तो ये ऐसे कुछ अलामात बड़ी ख़ास हैं जो जाहिर करते हैं कि कोरोना है। और इस अलामात के भी मरीज आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए हैं हमारे पास, जैसा कि भी आपने सारा डाटा दिया, और इसमें कोई शक नहीं है कि तादाद एकदम पिछले कुछ दिनों में 2000 से ऊपर टप गई है। पिछली बारी तो महीना हमें लगा था इस लेवल पे पहुंचते हुए, पर इस दफा दिनों में हमारे पास इतनी तादाद पहुंच गई है। और नंबर ऑफ डेथ्स भी आप देखें 14-15 से लेकर 37-40 तक चली गई, तो ये लग रहा है कि बहुत खतरनाक है और एहतियात बिल्कुल नहीं हो रही। सामिया साहिबा, माहौल के हवाले से रीजंस आप हमें बता रही थी, उनके खिलाफ तो कार्रवाइयां हो रही हैं, जो गवर्नमेंट के कार्रवाइयां की जा रही हैं, भट्टे बंद हो रहे हैं, गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, फर्क पड़ेगा? बिल्कुल ऐसे इकदाम करने। अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी गवर्नमेंट ने जो अभी अच्छा इनिशिएटिव लिया है प्लांटेशन को लेके, भट्टों को बंद करके, ठीक है, किसी चीज़ को भी बंद करना एक मुस्तकिल हल नहीं होता, लेकिन क्योंकि इस वक्त हमारी सेंसिटिविटी इतनी बढ़ गई है, लेकिन सामने साहब जब लोग ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज नहीं इस्तेमाल कर रहे, ऑल्टरनेट वेज नहीं ले रहे, तो फिर तो बंद करना चाहिए। लेकिन बस उनको एक प्रॉपर टाइमलाइन दे देना चाहिए कि उन्हें इतना टाइम मुहैया करना चाहिए कि वो दूसरी ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन इस वक्त सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा है कि इस वक्त बंद करना ही चीजों को टेम्पररी तौर पर बहुत बेहतर है। और दूसरा, अब एक पेंडेमिक का भी सामना है, कोरोना वायरस है, इसमें कोई शक नहीं है। जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो आपके वायरल बैक्टीरियल अटैक्स बहुत बढ़ जाते हैं। और स्मोक जो है उसकी वजह से जो इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे
कि अभी इस वक्त डिफरेंट हर एक को वो इशू आ रहा है। इवन हम एनवायरमेंटलिस्ट है, फील्ड में जाते हैं, सब SOPs फॉलोज कर रहे हैं। मैं आपको आने से पहले बता रही थी कि मेरा भी पूरा ऐसा कंजेशन हुई है जैसे बिल्कुल। अच्छा सामिया साहबा, नॉर्मल एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए ओके है? अच्छा, एयर क्वालिटी इंडेक्स का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कैलकुलेशन है डिफरेंट गैसेस की जो हवा में मौजूद है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सॉक्सेज हो गई, नॉक्सेज, ओजोन है, पार्टिकुलेट मैटर है। तो इसमें 6-7 गैसेस बड़ी अहम है। तो उनकी जो टोटल कैलकुलेशन है उसको हम कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो उसका एक हेल्दी लेवल जो है ना वो आपका 100 लेवल तक, 80 से 100 तक अगर आपका है तो ठीक है, काबिले बर्दाश्त है आपके वो। फिर अगेन आपके रेजिडेंशियल एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया का AQI थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो उसमें ये है कि आपने इस वक्त जैसे हैजर्डस लेवल तक जा गए तो इस वक्त हमें तमाम एहतियाती तदाबीर करनी। एक और चीज़ डॉक्टर साहब बेहतर तरीके से बता सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा मास्क भी पहन रहे हैं तो हमारी जो ऑक्सीजन जो है वैसे भी हमारा सप्लाई और वैसे भी जो हमारी एलर्जी यही सवाल कर लेते हैं डॉक्टर साहब। ये बहुत बड़ा एक चले कुछ लोगों को तो है प्रॉब्लम, कोई बेचारे दमे के मरीज हैं या फिर उनको सांस का इशू है, वो तो चले मास्क पे थोड़ा बहाना कर सकते हैं। हमारे हर बंदे ने ये बहाना अपना लिया जी मुझे तो सांस का प्रॉब्लम है, मैं तो मास्क पहन ही नहीं सकता। इसके हवाले से हमें बताइए कि वो लोग क्या करें, उनके लिए तो ज्यादा जरूरी है कि वो कोरोना से बचें। जी ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि मास्क पहनने से नुकसान होता है। बहुत सारी रिसर्च ऐसी, ठीक है, और भी रिसर्च है, डिफरेंट इतनी दुनिया पड़ी रिसर्च आती रहती है। उसमें ये देखा गया है कि मास्क पहनने से कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिकलेक्ट नहीं होती और वापस नहीं जाती और ना आपकी ऑक्सीजन को कोई रुकावट आती है। अब बेसिकली प्रॉब्लम तो है कोरोना से बचना, एक जो जानलेवा मर्ज है और ऑक्सीजन तो आपको मिल रही है लाइफ के लिए। तो अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे जो कि नंबर 1 प्रोटेक्शन है इसमें, अगर आपको अगर 2 बंदों ने आपस में मास्क पहना हुआ है तो 90% तक प्रोटेक्शन हो जाती है। और अगर हम डिस्टेंस भी बढ़ा दें जिस तरह ये है तो फिर तो 99% तक प्रोटेक्शन हो जाती है। सिंपल एक मास्क पहनने से और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग करने से या फिजिकल डिस्टेंसिंग करने से अगर हम एक खतरनाक बीमारी से बच रहे हैं तो मेरे ख्याल है इसको बर्दाश्त करना चाहिए। ऑक्सीजन का मसला इतना बड़ा नहीं है, मास्क का इस्तेमाल जरूरी है, जो कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर किए, पर आप देख लें पॉपुलेशन हमारी कॉम का क्या हाल है। पेशेंट है, एक्चुअल पेशेंट है जिनको सच में कोई सांस का प्रॉब्लम है या वो लोग कहते हैं कि हमारी सांस घुटती है जब हम मास्क पहनते हैं, वो क्या करें? मास्क पहन के रखें, थोड़ी देर के बाद हाँ जी मैंने आपकी बात काट दी। उसमें इस तरह है कि अगर तो घर में है तो शायद इतनी मास्क पहनने की जरूरत नहीं, पर अगर वो अब जब हमारे पास, मैं तो देखते ही सारे मरीज सांस वाले होंगे। हॉस्पिटल में सपोज मैंने कल 15-20 मरीज देखे तो तकरीबन तमाम ने मास्क पहने हुए थे और इसमें कोई ऐसा महसूस नहीं। मेरे चैम्बर में भी आकर उन्होंने मास्क पहने हुए थे और 10-15 मिनट लगते हैं मरीज देखने को, मास्क पहन के बैठे रहे। आपने सिर्फ उनको गाइड करना और समझाना है। मास्क इतनी बुरी चीज नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल में दाखिल हो रहे हैं या बाहर जा रहे हैं या गैदरिंग में जा रहे हैं तो मास्क लगाएं। अव्वल तो मरीज जो है उसको तो आजकल कोशिश करने की वो घर में ही रहे और कोशिश करें कि इन चीज़ों से ज़रा बचता रहे। हम तो मरीजों को ये एडवाइस कर रहे हैं कि आपको दमा है, आपको फलाना है तो आप बाहर ना निकलें, गैदरिंग्स में बिल्कुल ना जाएं, ट्रैवलिंग ना करें, आप घर में रहें। स्मॉग भी है और कोरोना भी है, दोनों से बचना और बेहतरीन हल ये है कि घर में स्टे करें आप। बिल्कुल गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। सामिया साहबा हमें ये बताइए कि स्मोक जब बनती है तो इसमें कौन कौन से ऐसे जहरीले मवाद बहुत ज्यादा फजा में भर जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है? जैसा मैं बता रही थी सिद्रा कि डिफरेंट गैसेस हैं। आपने ओजोन का नाम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन हमेशा सुना होगा कि ओजोन की एक लेयर है जो कि हमें सूरज की छांव से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन याद रखें कि लेयर अगर स्ट्रेटोस्फीयर में है, यानी अगर हमारे 10 किलोमीटर जमीन से लेके 10 किलोमीटर के फासले के ऊपर है तो इट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर। अगर ये हमारी सरफेस पे इधर जहां हम बैठे हुए हैं इधर अगर ओजोन होगी तो ये बहुत हैजर्डस है। ये अगर हम इसे इनहेल करेंगे तो हमारे बिल्कुल चोक हो सकता है सिस्टम, हमारे लिए बहुत हैजर्डस है। इसी तरह मुख्तलिफ गैसेस की अगर आप क्वांटिटी को एक ख़ास मिकदार से बढ़ा देंगे तो वो बहुत हैजर्डस है। एक और हमेशा ये कहते हैं कि गर्मियों में और सर्दियों में क्या स्मोक का, हमेशा आपने सुना होगा कि जो गर्म हवा है ना वो लाइटर है, हल्की होती है, एवेपोरेट होता है ना, तो आपको गर्म हवा में पोल्यूटेंट जो है ना ऊपर की तरफ चला जाता है। जब सर्दी आती है और ठंड होती है तो कोल्ड एयर इज लाइक हैवियर, वो आपका एक ब्लैंकेट बना देती है सरफेस के करीब। सब कुछ तो जो भी गैसेस हमारी निकलती हैं, जहरीली हैं, अच्छी हैं, जो भी वो उसमें ट्रैप हो जाती हैं। इवन आपके वायरसेस, बैक्टीरियाज भी जो हैं उसको भी आप ज्यादा इनहेल करते हैं। तो ये एक लाइक सिंपल आसान अल्फाज में ये कि ये इसलिए सर्दियों में इतना ज्यादा टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं। जी डॉक्टर साहब, हम यूजुअली डॉक्टर्स ये कहते हैं कि रेस्पिरेबल लेवल पे आ जाती हैं, इंसान के इस लेवल पे आती हैं कि सांस के साथ वो अंदर आ जा रही होती है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन,
फिर पर्टिकुलर मैटर्स जिसमें बैक्टीरिया भी होते हैं और बहुत कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ द गैसेज है ना, दो के तमाम डेंजरस गैसेज है, ऑटोमोबाइल से भी रिलीज हो रही हैं, भट्टों से भी रिलीज हो रही हैं और मुख्तलिफ जगहों से कूड़ा जलाने से भी हो रही हैं, और बैक्टीरिया तो वैसे ही होते हैं। तो ये इस लेवल पे आती हैं आपकी बिल्कुल और गर्मियों में जिस तरह का ऊपर चली जाती है तो हम बच जाते हैं। हाँ, डॉक्टर साहब अब हमें ये बताइए कि कोरोना अभी भी लोग नहीं मान रहे, मालूम है, लेकिन अभी भी उसे कोई मगरबी साजिशें करार दे रहा है। कोई कह रहा है जी गवर्नमेंट ने फंड्स खाने हैं, कोई कह रहा है हमें खामखा तंग किया हुआ है। इतनी खतरनाक ये दूसरी लहर है, शर्म-ए-वाद बहुत ज्यादा रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद हमारे नॉन सीरियस बिहेवियर जो है ये इस वबा को फैला रहे हैं। जी, मेरा ख्याल है कि ये बहुत अफसोस की बात है। हम ये भुगत चुके हैं पिछले 4-5 महीने, जितनी अमवात हुई 10-12 हजार के करीब उस सीजन में, तो ऐसे तो नहीं होगी, कोई बीमारी थी तो ये हालात खराब हुए। और वाकई जो आप बात कर रही हैं, अभी भी हम किसी लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं कोरोना है क्या, कोई भी नहीं है। और पर्टिकुलरली जो चलो गांव वगैरह की तो बात ही और है, शहर में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि जी क्या कोरोना, आप डरते फिरते हैं, कोरोना कुछ नहीं है कोरोना। और अभी भी कोरोना के पॉजिटिव केसेस हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं और आ रहे हैं। लोगों को उस बात को समझना है और सीरियसली लेना है कि ये बीमारी वाकई मौजूद है और सारी दुनिया में मौजूद है, बजाय इससे पहले कि ये बीमारी आपके घर की मेहमान बन जाए। आप लोग पहले ही समझ जाइए और इसको बिल्कुल मेहमान बनने का मौका ना दीजिए। सामा साहबा, हमें ये बताइए कि अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमने क्या करनी है, गवर्नमेंट इदारों की जानिब से क्या किया जाना चाहिए कि ये स्मोग आने वाले सालों में हमारी जान छोड़ दे। अच्छा जी, 2 लेवल, एक इंडिविजुअली इंफरादी तौर पे हम क्या कर सकते हैं, एज सोसाइटी हम क्या सकते हैं। इंडिविजुअली हम बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि कतरा कतरा करके समंदर बनता है, तो आपका अपना रोल बड़ा इंपॉर्टेंट। सबसे हमेशा हम सुनते हैं सबसे आसान और सस्ता तरीका, दरख्त लगाएं, खूब सारे लगाएं अपने घर के बाहर, अपने करीब। कोई खास किस्म के अच्छा, खास स्पीशीज, डेफिनेटली ऐसी कुछ स्पीशीज, क्योंकि मैं प्लांट एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन एज एनवायरमेंटलिस्ट बता सकती हूँ कि ऐसी बहुत सारी प्लांट स्पीशीज हैं जो ज्यादा अच्छा पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, तो वो उनकी तरफ आए, प्लांट्स लगाएं। वैसे भी पौधे किसी भी किस्म के हों, उन्होंने ऑक्सीजन रिलीज करनी है और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करनी है, उनका पर्पज ही है। तो सबसे आसान तरीका तो ये, आप दरख्त लगाएं। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर वेहिकुलर में हमेशा हम बात करते हैं गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, तो आप लोग जहाँ पे पैदल जा सकते हैं, जहाँ वॉक करके जा सकते हैं, जहाँ साइकिल चला के जा सकते हैं, जहाँ बस इस्तेमाल कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, पूल कार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको जरूरत नहीं है आपकी अपनी इंडिविजुअल कार लेके जाएं। आप दुनिया में देखें कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि हर कोई अपनी गाड़ियां लेके निकलता है। इंडिविजुअल लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, आजकल जब से लाहौर एक्सपैंड हुआ है, दूसरे शहर एक्सपैंड हुआ, आपने देखा सोसाइटीज बन गई हैं और हर सोसाइटी के अंदर अस्पताल भी मौजूद है, शॉपिंग मॉल भी है, मार्ट भी है, स्कूल भी है। तो अगर एक ही ब्रांड की प्रोडक्ट जो आपने लेनी है, आपको 1 किलोमीटर पे अवे है, आप गुलबर्ग में रहती हैं, आपको क्या जरूरत है आप डिफेंस उसी ब्रांड के लिए जाएं, उसकी शॉपिंग के लिए। आपने गाड़ी का फ्यूल बचा लिया, पोल्यूशन बचा ली, पैसे बचा लिए, बहुत कुछ आपने कर। ठीक, डॉक्टर साहबा ने हमें ये तो बता रही हैं कि माहौल को कैसे साफ रखना है, साथ में आपके और बहुत सारे फायदे बता रही हैं। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइएगा सर कि अब जो मौसम चल रहा है, हमें ग़िज़ाई एहतियात क्या करनी है। बहुत सारे लोगों, जब हम फ्लू की, जुकाम की बात करते हैं तो फौरन से पहले कहा जाता है जी विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट्स। लोगों को जुकाम हो जाता है, उसके बाद वो किन्नू, माल्टे, मौसमियाँ खाना शुरू कर देते हैं ताकि वो मजीद बिगड़ जाए। इस हवाले से हमें बताइए। कुछ तो बहुत बड़ी बड़ी मिथ्स हैं, पर ज़ाहिर कि ऑफ कोर्स गुड डाइट इज ऑलवेज अच्छी होती है हेल्थ के लिए। इसमें हम यही करते हैं कि अगर किसी को खुदा न खास्ता कोरोना या कॉमन कोल्ड वगैरह हो रहा है या स्मोक की वजह से अफेक्टेड हो रहा है, तो हम रूटीन का जो जनरल वाटर है जो उसको ज़्यादा इस्तेमाल करना है और ठंडी और खट्टी चीज़ों से परहेज करना है, ठंड से बचना चाहिए। अब ठंडी और खट्टी चीज़ों को आप ले लें तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। लोग सवाल ये कहते हैं डॉक्टर साहब, पता भी उनको हम आइसक्रीम खा लें, हम किन्नू खा लें, जो चीज़ ठंडी में कई स्पेसिफिकली वही सवाल पूछा जाएगा जी डॉक्टर साहब मैं आइसक्रीम खा लूं, फिर आपको दमा भी है, स्मॉग भी आ रही है, फ्लू भी हुआ, भाई गला भी खराब हुआ, फिर आप कह रही हैं आइसक्रीम खा लूं, अगर हफ्ता ठहर जाएंगे तो ऐसी कोई बात नहीं। तो एहतियात मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है, हमें बड़ा स्पेसिफिक होना है, घर की चीज़ों को खाएं, जंक फूड को अवॉइड करें, बाहर की फूड को ना खाएं। खाने पीने बड़ी अच्छी डॉक्टर साहब ने अपना चीज़ें बताई हैं। अब खाने पीने के लिए रोजाना रात को बाहर निकले होते हैं, क्या ज़रूरत है, ठंड भी है और मौसम भी मतलब ऐसा ही है, जो भी बनाना है घर में बनाएं, घर में खाएं, अच्छी सेहतमंद चीज़ आपको मिलेगी। पर वो एक किस्म का जो समझे कि एक स्टेटस बन गया है कि जी हमने बाहर से खाना है। आप किसी भी खाने वाली चीज़ों पर आजकल भी चले जाएं, गवर्नमेंट सख्ती कर रही है, पर फिर भी लोग बैठे होते हैं बगैर मास्क के बैठे और खा पी रहे हैं। ना वो डाइट अच्छी है ना वो माहौल अच्छा है। तो इसलिए गुड डाइट इज ऑलवेज गुड फॉर हेल्थ। तो उसमें पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, मशरूब ज्यादा पिएं, घर की बनी हुई चीजें खाएं, ठंडी और खट्टी चीजों से परहेज करें, ठंड से बचें। ये मेरे ख्याल एहतियाती ऐसे हैं जो आपको गर्म मशरूबात का किस हद तक असर होता है?
तबीयत को बेहतर रखने में? देखिए, इसमें अब हम गर्म मशरूबात, ज़ाहिर है कि अगर गला खराब है, हम कहते तो हैं कि आप अगर गागल्स करें गर्म पानी के, तो कुछ लोग होते हैं गागल्स नहीं कहते, तो उसमें गर्म पानी पिया जा सकता है। पर ये अभी कुछ दिनों से चाइनीज स्टडीज आ रही हैं जी कि वो गर्म पानी पीते हैं, कैवा पीते हैं, और उसकी वजह से कोरोना से भी बचे हुए हैं। आई डोंट नो, उस बारे में हमको स्पेसिफिकली बात कर नहीं सकते, पर बहुत ठंडी चीज़, ठंडा पानी तो अवॉइड करना चाहिए आपको। ताज़ा पानी, और अगर गर्म पानी के गागल्स या स्टीम इनहेलेशन वगैरह ले ली जाएगी तो उससे ऑफ कोर्स सूदिंग इफेक्ट भी आता है, और जो वायरस वगैरह आपके होते हैं गले या नाक में, जो यहीं से एंट्री है ना 2 जगहों से, तो उसको वो क्लियर कर रहे होते हैं। ठीक, सामने साहब लॉन्ग टर्म प्लानिंग की आप बात कर रही थी, आप हमें ऑप्शंस दे रही थी, ऐसे ऐसा करके हम स्मोक से बच सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर मैंने बताया, अब सोसाइटल और लॉन्ग टर्म क्या प्लान हो सकता है? आपके गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं जो अपने ही मुल्क के रिसोर्सेज इस्तेमाल करें, तो SCSR जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। आपके दरख्त लगाने में, प्लांटेशन कैंपेन में, अवेयरनेस के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ की प्रोविजन के लिए, तो ऐसे इकदामात गवर्नमेंट लेवल पे और सोसाइटल लेवल पे ज़रूर होने चाहिए। अच्छा, आप अपने आसपास लोगों का क्या रवैया देखती हैं? लोगों को एहसास तक नहीं होता कि फ़ज़ाई आलूदगी है या फिर स्मोक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, स्मोक बढ़ गई है, फ़ज़ाई आलूदगी हो गई है, कोई भी मसला हो गया है, लोगों ने गवर्नमेंट को बुला भला कहना शुरू कर दिया है। अपनी जिम्मेदारी किसी ने नहीं लेनी कि हम कसूरवार हैं भाई। एक्चुअली इसी तरह कुछ ऐसा है कि हम एक ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पे इन्वायरमेंटल इश्यूज से ज्यादा और बड़े इश्यूज हैं, तो इन्वायरमेंट वाली प्रायोरिटी जो है वो तो बहुत कम, लेकिन फिर भी अब थोड़ा बहुत लोगों को, जब जिन्होंने कोरोना को फेस किया, जो अभी आज तक इसको नहीं मानते, ये बिल्कुल गलत है। आप देखें, जब स्मार्ट लॉकडाउन हुए, जब सारी चीज़ें बंद थी, हमने उस रेट को कम किया है, और अब नॉन सीरियस बिहेवियर के वजह से आप देख लें केसेस कितने, ठीक है सर्दियाँ भी आ रही हैं, वो भी है, लेकिन एक बिहेवियर भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो उसके अंदर यही है कि आपने प्रॉपर्ली फॉलो करें SOPs, डॉक्टर साहब बता रहे थे, गागल्स करें, आप वैसे भी इसको हैबिट बना लें, जितनी हम पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में आजकल रहते हैं उसको डेली आप करें, हनी वाटर लें, जिंजर वाटर लें, डेफिनेटली ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं और बहुत बेहतर है, आपके सिस्टम के लिए अच्छा हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, लोगों के रवैये कैसे बदलेंगे, कब बदलेंगे? कुछ ना कुछ बेहतरी तो आनी चाहिए, लेकिन आती दिखाई नहीं दे रही। बहुत मुश्किल सवाल है जी। रवैया देखें जी, इंडिविजुअल चीज़ है ये, और हर इंसान को देखना है कि मैं दूसरे इंसान के लिए कितना मुफीद साबित हो सकता हूँ। अगर ये सोचना शुरू कर देंगे तो रवैये बदल सकते हैं, पर हमारा यहाँ तो जो एटीट्यूड है वो ये तो कि हमने अपनी जो गलती है वो भी दूसरों पे थोप देनी है। हमारे रवैये ये हो चुके हैं, तो इस रवैये को चेंज करने की सख्त ज़रूरत है, और ये इंडिविजुअल से होगा जी। गवर्नमेंट का काम नहीं है रवैया बदलना, ठीक है ना। गवर्नमेंट मैच लेवल पे तो हो सकता है, पर रवैया तो इंडिविजुअल लेवल है जी। तो हमें हर हाल में इसको बदलना है, चाहे वो बीमारियों के मामले में हो, चाहे अखलाक के बारे में हो, चाहे किसी चीज़ के बारे में हो भी। जब तक हम नहीं बदलेंगे इसको, तो हम कामयाब कौम कभी भी नहीं हो सकते। डॉक्टर साहब, अभी जो आपके पास केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, चाहे वो कॉमन कोल्ड फ्लू की हम बात करते हैं, कोई खास उम्र के ज्यादा लोग मुतासिर होते हैं इस मौसम में इस तरह की बीमारियों से? जी, यूजुअली तो वही लोग हैं ना जो बाहर ज्यादा एक्सपोज्ड है। ठीक। और हमारा जो भी तबका, चाहे उसमें बूढ़े हैं या मजदूर हैं या जो लोग ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, उन्हीं को ये ज्यादा प्रॉब्लम होता है। पर वायरस तो नहीं ये देखता कि किसको ये होना है। जो लोगों की इम्यूनिटी कम है, जो लोग ज्यादा पहले से कोई बीमारी लेकर फिर रहे हैं, तो उन लोगों में ये बीमारियां, ज़ाहिर है कि वायरस ज्यादा होता है, और वायरस के बाद फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी उन पर कॉमन हो जाती हैं। तो स्पेसिफिकली यूजुअली यंगर एज के जो गुड इम्यूनिटी वाले हैं वो यूजुअली कम इन्वॉल्व होते हैं। पर आजकल ये भी देखा गया कि इस स्मोक की वजह से और कोरोना की वजह से कोई एज हमें ऐसी नहीं है जो महफूज नहीं नजर आ रही। बच्चे, बड़े और बूढ़े तमाम के तमाम इक्वली अफेक्ट हो रहे हैं इसमें। मैं यहाँ पे सिर्फ एक मैसेज देना चाहूंगा कि पहली दफा जब कोरोना आया तो हमारी कौम उसको सेंसिटाइज नहीं थी, तो उस वक्त तो बड़ा जोर से हमने काम किया, काफी हद तक संभाल भी लिया, पर अब कौम सेंसिटाइज हो गई पहले सर्च के बाद, तो पर अब वो हालात देखने में नहीं आ रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सामने साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कोरोना से बचना है, स्मोक से बचना है, फ़ज़ाई आलूदगी से बचना है, आपने दीगर बीमारियों से बचना है, तो मास्क आपने जरूर पहनना। वापिस आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इतवार के रोज होने वाली बारिश के बाद मौसम रुत बदलने लगी है और फजा में खुनकी बढ़ गई है और हकीकी सर्दी का अब एहसास भी होने लगा है। मौसम सरमा का बाकायदा आगाज हो चुका है और ये मौसम तकरीबन सभी का पसंदीदा मौसम होता है। मौसम सरमा की आवत के साथ साथ शादियों का सीजन भी अपने अरूज पर है और ऐसे मौसम में चेहरे की रौनक और चमक दमक बरकरार रखना खासा मुश्किल भी हो जाता है। खुश्क और बेरौनक जिल्द
चेहरे को भी बेरौनक बना देती है और जिल्द तरोताज़ा और नरमो मुलायम ना हो तो चेहरे की शगुफ्तगी खत्म होकर रह जाती है। मेकअप का भी बिल्कुल मज़ा नहीं आता, फंक्शन पे जाने की भी बहुत टेंशन होती है। ऐसी जिल्द तवज्जो और मेहनत की ज़रूरत होती है और मौसम सरमा जहाँ नज़ला, खांसी, बुखार को साथ लेकर आता है, वहीं जिल्द की खुश्की का सबब बन जाता है। कुछ लोग सर्दी के मौसम से भरपूर लुत्फ अंदोज भी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें जिल्द की खुश्की के मसाइल का सामना भी रहता है, जो उनके लिए सबर आजमा लम्हा बन जाता है। मौसम सरमा में खुश्क और ठंडी हवाओं के बायस बालों की जड़ों और जिल्द पर खुश्की आ जाना बहुत आम सी बात समझी जाती है और खुश्की के सबब खारिश की शिकायत भी आम हो जाती है, जिससे बचने के लिए तरह तरह की ब्यूटी प्रोडक्ट्स, महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनका फ़ायदा ना तो देरपा होता है और ना ही तसल्ली बख्श। जिल्द की खुश्की का ताल्लुक अगर हम बात करें तो वो कहा जाता है कि उम्र से भी हो सकता है, अमूमी सेहत से भी हो सकता है, या फिर जिस जगह पर आप रहते हैं घर से बाहर जहाँ ज़्यादा वक्त गुजारा जाता है उस माहौल से भी हो सकता है। इसलिए माहिरीन जिल्दी अमराज के मुताबिक मौसम सरमा में खुश्क जिल्द जैसी शिकायत की बहुत ज़्यादा शिकायत बढ़ जाती है और सफाई का ख़ास ख्याल रखने की तायद भी की जाती है, वरना जिल्द खुश्क होने समेत खुरदरी होकर क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। मौसम सरमा में जिल्द का खुश्क होना एक बहुत अहम मसला है, लिहाजा अगर आगाज़ ही से एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएं, कुछ रेमेडीज़ ली जाएं, कुछ घरेलू टोटके इस्तेमाल किए जाएं तो जिल्द को अच्छा खासा खूबसूरत बनाया जा सकता है और जिल्द की नमी बरकरार रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वरना यही खुश्क जिल्द कई और जिल्दी अमराज का सबब बन सकती है। मौसम सरमा में जिल्द का ख़ास तौर पर ख्याल कैसे रखा जाएगा, बालों को खूबसूरत कैसे बनाना है, फंक्शन पे जाने से पहले आप कौन सी होम रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एकदम से आपके स्किन पर ग्लो आ जाए, हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर सैयद मोहम्मद फैसल साहब है, हर्बलिस्ट हैं। आपको प्रोग्राम में डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। फैसल, गर्मियों में वैसे ज़्यादा इश्यूज होते हैं स्किन के या फिर सर्दियों में? दोनों सीजन के अपने अपने मसाइल हैं। अच्छा। और उनको उसी हिसाब से फिर ट्रीट करना पड़ता है। सर्दियों में तो मेरा ख्याल है ये खुश्की होना है, हाँ। इचिंग है, जैसे अभी आपने बताया कि फिर क्रैक्स पड़ जाते हैं तो फिर खुदा न खास्ता ये ड्राई एक्जिमा की तरफ भी चला जाता है। ठीक। तो इसलिए इसको फौरी तौर पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, स्किन की हाइड्रेट रखने की हम बात कर रहे होते हैं कि स्किन को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, ये वो भी मेरा ख्याल यही है कि देखिए गर्मियों में ना हम क्या करते हैं कि पसीना आ रहा होता है, प्यास लग रही होती है, हम पानी बहुत ज़्यादा पी रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम पानी का लेवल बराबर कर लेते हैं। हाँ। सर्दियों में हमने गर्म कपड़े पहने होते हैं, पसीना आ रहा होता है लेकिन हमें प्यास का एहसास नहीं हो रहा होता। बिल्कुल। तो वहाँ पे हमने पानी का जो इस्तेमाल है वो तो कहीं ना कहीं शामिल रखना है। उसके अलावा कुछ ऐसे फ्रूट्स, कुछ ऐसी सब्जियां हम खा सकते हैं जिसकी वजह से हमारा जो उनसा लेवल है हाइड्रेट हम रखें अपनी स्किन को, तो ये सब कुछ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सर्दियों में हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, नहाने के लिए भी, चेहरा धोने के लिए भी, वज़ू के लिए भी, तो वो जो उनसे हमारे मॉइस्चर को, हमारे ऑयल को और ज़्यादा खुश्क कर देता है। ठीक। डॉक्टर साहब, फेस के लिए कहा जाता है कि गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए? असूलन नहीं करना चाहिए। ठीक। ठंडा पानी बेस्ट। ठंडा पानी, या जिसको हम कोसा पानी कहते हैं, कि थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी मिक्स करके आप इस्तेमाल कर लें, क्योंकि बहुत ठंडा पानी जो है वो भी जिल्द को खुश्क कर देगा, बहुत गर्म पानी जो है वो भी ख़राब कर देगा। ठीक। तो हमने दरमियाना सा पानी इस्तेमाल करना। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमें ये बताइए कि बहुत सारी ख़वातीन जिल्दी मसाइल से बहुत परेशान रहते हैं, इतनी महंगी महंगी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं, उसके बावजूद मसाइल वहीं रहते हैं। बिल्कुल ऐसी ही है। एक बहुत सादी सी टिप फेस के लिए मैं दे रहा हूँ, बाकी हाथों और पाँव के लिए थोड़ा ठहर के देते हैं। इस फेस के लिए रात को सर्दियों में एक मॉइस्चराइज़र आपके चेंज हो जाते हैं। गर्मियों में हम लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं और सर्दियों में हम थोड़े से हैवी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। तो आप ये कर लें कि कोकोनट ऑयल में विटामिन ई का सीरम डाल के, या विटामिन ई के जो कैप्सूल्स मिलते हैं वो ऐड करके रख लीजिए, प्लस ये कि विटामिन ए के कैप्सूल्स मिल जाते हैं वो डाल लीजिए, और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल में मिक्स कर लीजिए आप आलमंड ऑयल या एप्रिकॉट कर्नल ऑयल। इन सब चीज़ों को आप हल्का सा गर्म करेंगे तो ये सब यकजान हो जाएंगे, दोबारा ये हार्ड हो जाएंगे। इसमें से थोड़ा सा लेके आपने अपने हथेली पे रखना है, जब
आपकी हथेली पे ये आएगा तो कोकोनट ऑयल पिघल जाता है। हाँ, इंसानी दर्जा हरारत पे। ठीक है, जब वो पिघल जाए तो आप उसको अपने चेहरे पे और गर्दन पे मसाज करके रात को सो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, हमने मजीद भी आपसे बहुत सारी टिप्स जानी है हाथों के लिए, पैरों के लिए, बालों के लिए, कि किस तरह से शादी सीजन में आपने खुद को खूबसूरत बनाना है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं जी ब्यूटी एक्सपर्ट है ताबिता नबील, और ये भी हमारे साथ मौजूद है। ताबिता, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इसके साथ साथ हमारे साथ मुकद्दस मौजूद हैं जो कि खवातीन के नेल्स को बहुत खूबसूरत बना देती हैं, नेल आर्ट करती हैं। मुकद्दस, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और मुकद्दस जो है वो आज मेरे ही छोटे छोटे नेल्स पे नेल आर्ट करने वाली हैं। देखते हैं ये अपनी मुहारत किस तरह से दिखाती हैं और मेरे नेल्स को खूबसूरत बनाती हैं। चलिए मुकद्दस, आपसे आगाज़ करते हैं। ताबिता, हमें ये बताइए कि फैशन क्या चल रहा है, मेकअप ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, लाइट मेकअप या फिर डार्क मेकअप? मेकअप जो है वो आजकल जो चल रहा है वो है, हम लोग जो हम प्रेफर कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि मेकअप लाइट टोन में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क और केकी मेकअप नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा डार्क बेस यूज़ करते हैं, बहुत हैवी बेस यूज़ करते हैं, तो जब हम नेक्स्ट डे उसको वॉश करते हैं तो दैट इज़ टोटली डिफरेंट। तो हम ये कहते हैं कि हम लोग आपके ब्यूटी जो फीचर्स हैं उनको इन्हेंस करें से, बहुत ज्यादा केकी मेकअप नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में अगले दिन जो है वो दूल्हे मियां डरे होंगे, ये तो मेरी दुल्हन ही नहीं है, exactly. बदल दी थी, है ना। इस तरह के मेकअप वैसे मुझे भी कभी पसंद नहीं आई। आपकी शक्ल एटलीस्ट लगना चाहिए कि आप ही हैं। yes. मुझे ये बताइए, कितनी खवातीन हैं जो आके डिमांड करती हैं, वो कुछ सांवली होती हैं लेकिन डिमांड करती है कि हमें व्हाइट बेस लगाएं, हमें बस गोरा दिखाएं? मोस्टली ऐसी ही फीमेल्स होती हैं हमारे पास आती हैं, वो कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा वाइट दिखना है, बहुत ज़्यादा गोरा दिखना है, फेयर कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए हमारा। लेकिन अगर हम देखें तो नेचुरल जो हमारा फेस कलर है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, जो डार्क टोन होती है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। हाँ, तो मेरे ख्याल से कि वो जो हमारी नेचुरल स्किन टोन है उसके हिसाब से हमें मेकअप करना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा केकी मेकअप करना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा केकी। आजकल तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हो रहा है कि हम लोगों को सिर्फ अपनी स्किन के ऊपर फोकस करना चाहिए कि हमारी स्किन जो है वो ग्लोइंग होनी चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा गोरी होनी चाहिए। इसीलिए हमने डॉक्टर साहब को बुलाया है आज के पहले। डॉक्टर साहब, अपनी स्किन को साफ सुथरा खूबसूरत बनाना है, उसके ऊपर फिर मेकअप ठहरेगा भी और आप ज्यादा खूबसूरत लगेंगे कम मेकअप के साथ। जब भी मेकअप करना हो आपने, तो आप चेहरे को धो के, जैसा उसमें नमी हो तो फौरी तौर पे कोई अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं, ठीक, उसको सेटल होने दें, फिर जो मेकअप आर्टिस्ट हैं आपके वो प्राइमर वगैरह जो कुछ भी लगाना है। लेकिन यह कि स्किन की आपको तैयारी करके उसके बाद मेकअप। अभी आपने हमें एक टिप बताई थी, कुछ ऑयल्स मिक्स करके आपने बताया रात को एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर बन जाएगी। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? सर्दियों में तकरीबन सब कर सकते हैं, ठीक है, कि जिनकी, लेकिन ये कि जिनकी थोड़ी सी ज़्यादा ड्राई स्किन है उनके लिए बहुत सूटेबल है। ठीक। अगर किसी की थोड़ी कम ड्राई स्किन है या उनको इतना प्रॉब्लम नहीं है तो फिर वो उसमें से कोकोनट ऑयल को माइनस कर दें, आलमंड ऑयल, विटामिन ई का कैप्सूल और विटामिन ए का कैप्सूल, इसको मिक्स करके रख लें, सिर्फ ये लगाते हैं। कोकोनट ऑयल में तो वाइटनिंग कुछ एजेंट्स होते हैं जो स्किन के लिए अच्छे होते हैं। कोकोनट ऑयल तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, प्लस ये कि अगर एक्नी प्रोन स्किन है तो उसको भी ख़त्म करता है, एक्नी को ख़त्म करता है। उसके अलावा आपकी स्किन को एक चमक सी देता है, ग्लोइंग इफेक्ट देता है। ग्लोइंग इफेक्ट देता है। ताबिता, हमें ये बताइए, डॉक्टर साहब से हम टिप्स भी साथ साथ जान रहे हैं। कुछ खवातीन के चेहरा इतना नीट क्लीन नहीं होता, इतना साफ नहीं होता, तो उस पर ज़्यादा मेहनत होती है मेकअप करने के लिए। बेसिकली उसके लिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि प्री ब्राइडल सर्विसेज होनी चाहिए। ठीक, हर लड़की को मैं तो कहती हूँ वो लेनी चाहिए। आफ्टर 15 डेज आपको अपने फेस का और अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए। 15 दिन बाद आपका फेशियल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है कि जब हम 15 दिन बाद फेशियल करते हैं, हमारी स्किन से जितनी भी डस्ट होती है, जितने भी डेड सेल्स होते हैं वो हम रिमूव करते हैं फेशियल के जरिए। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स हैं, लाइक हाइड्रा फेशियल है आजकल। ठीक, हाइड्रा फेशियल में ये होता है कि आपके स्किन पे डिफरेंट किस्म के मल्टी विटामिन सीरम होते हैं, वो लगाए जाते हैं और मशीन्स के जरिए उनको अप्लाई किया जाता है ताकि हमारी स्किन के जो डेड सेल है वो रिमूव हों और जो नेचुरल विटामिन हैं वो हमारी स्किन को मिलें, जो कि आजकल आपने देखा स्मोक की वजह से नहीं मिल पाते हैं और हमारी जितनी पोल्यूटेड एयर है उसकी वजह से नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हाइड्रा फेशियल और इस तरह की टेक्निक्स नई नई हैं वो लेकर आएं ताकि जो हमारी स्किन है वो ग्लो करती रहे। और ताबिता, आप तो हमें बता रही हैं कि किस तरह से आप फेशियल्स करा सकते हैं, लेकिन जो खवातीन फेशियल कराना पसंद नहीं करती या फिर उनकी जेब इजाजत नहीं देती, तो हमारे साथ डॉक्टर फैसल साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, घर में फेशियल घर की चीजों से कैसे किया जा सकता है? बहुत आराम से किया जाता है। लेकिन यकीनी तौर पे हाइड्रा फेशियल का या जो एक्सपर्ट्स फेशियल्स हैं उनका इफेक्ट कुछ और होता है, लेकिन आप घर में सिर्फ 3 स्टेप्स डेली बेसिस पे करते रहें तो आपकी स्किन ठीक रहती है। वो 3 स्टेप्स क्या? क्लींजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड टोनिंग, CMT हम इसको कहते हैं। क्लींजिंग आप किसी भी
जो आपकी अच्छी वाली कोल्ड क्रीम एक आती है उससे आप कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल से कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं है तो घर में दूध तो सबके पास होता है। ठीक। तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप 1 कप दूध लें, उसमें 1 भर के टेबल स्पून डालें सौंफ का। ठीक है, और इसको जो सा आप पकाना शुरू कर दें। जब ये सौंफ का एक्सट्रैक्ट उसमें आ जाएगा, तकरीबन 5 मिनट पकाना है कि वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए दूध, उसको छान के निकाल लें तो ये आपका बेहतरीन क्लिनजिंग मिल्क तैयार हो जाता है। ठीक हो गया। इससे क्लींस करें। हाँ। उसके बाद किसी लाइट क्लिनजिंग आपने बता दी है, अभी हम टोनर पे आते हैं, वो भी आपसे टिप लेते हैं। 3 स्टेप्स बताए हैं, 1 बाय 1 हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। ताबिता, फैशन ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं? आईज डार्क, लिपस्टिक लाइट, या फिर आजकल जो फैशन ट्रेंड है वो ज्यादातर ये है, अगर आपकी आईज जो है वो डार्क हैं तो आपकी जो लिपस्टिक होती है वो बेज कलर में होनी चाहिए, स्किन टोन में होनी चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए। मैं तो हम लोग जो अपने सैलून में प्रेफर करते हैं वो ये है, और आजकल ट्रेंड भी यही है। हाँ। और जो हमारे हेयर्स का है वो भी डिफरेंट है, स्लीक हेयर्स होते हैं आपके, बहुत ज्यादा हैवी जो हेयर्स होते हैं आजकल वो नहीं चलते हैं, नेचुरल लुक को हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक। अच्छा, हमें मैं मुकद्दस से भी जरा बात कर लूँ। मुकद्दस, आप कब से कर रही हैं नेल आर्ट? अच्छा, चले मुकद्दस अपने काम में जरा बिजी हैं। हमें ताबिता ये बताइए, खवातीन का कितना ट्रेंड है नेल्स की तरफ, नेल आर्ट करवाने नेल्स की तरफ? बहुत ज्यादा ट्रेंड है। हाँ। हमारे जो सैलून में काफी ज्यादा जो लोग हैं वो ज्यादातर आते ही नेल्स के लिए हैं। ठीक। नेल्स और फेशियल के हवाले से आते हैं, क्योंकि हमारी जो सर्विसेज हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो फिलहाल यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत कम लोग। क्या बात है। अच्छा। हाइड्रा फेशियल है, PRP है, ये सारे जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, हाँ। जितनी भी टेक्निक्स हैं, ये फिलहाल नहीं है यहाँ पे, तो लोग नई चीज को आप जानते हैं ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। और सेकेंडली इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। और जब फिर स्किन केयर की बात आती है डॉक्टर साहब, फिर खवातीन कुछ भी कर गुजरने पे तैयार हो जाती हैं। कुछ भी कर गुजर। अच्छा, चले, अब आपने हमें क्लिंजर बना के बताया है, अब हमें टोनर और तीसरा स्टेप आप बताइए। अच्छा, मॉइस्चराइजिंग जी। टोनर जो है, टोनर आप इस तरह बना सकते हैं कि थोड़ा सा आप ले लीजिए रोज वाटर, थोड़ा सा ले लीजिए अर्के बादियान जिसको हम सौंफ कर कहते हैं, और इसमें थोड़ा सा 1 ड्रॉप सिर्फ डाल लीजिए पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल। डॉक्टर साहब, माजरत मैं आपको बात काट रही हूँ, लेकिन हमें बताइए कि ये सारी चीजें इजीली पिंसार की दुकान से मिल जाएंगी? बहुत इजीली, अब तो ये सब चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। ठीक है, तो हमने अर्के गुलाब, अर्के बादियान और 1-2 कतरे हमने लेने पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल के। जिनको एक्नी है वो इसमें डाल सकते हैं टी ट्री एसेंशियल ऑयल भी। ठीक है, उसका जो सा स्प्रे कर लें और उसको सेटल होने दें, एब्जॉर्ब होने दें। जब ये आपका स्टेप भी हो जाएगा तो फिर अगला स्टेप आ जाता है मॉइस्चराइजिंग का। मॉइस्चराइजिंग के लिए फिर वही वाली बात कि आपकी स्किन टाइप के हिसाब से कि कितना हैवी आपको मॉइस्चराइजर चाहिए। अदरवाइज जो बेबी लोशन है, आप सिर्फ वो भी अगर अच्छा कंपनी वाला इस्तेमाल करते रहते हैं तो फिर आपकी स्किन जो है वो मेंटेन हो जाती है। ठीक। जिस तरह से वो बता रही हैं कि दुल्हनों को, खास तौर से मैं ये कहता हूँ कि दुल्हनों को हमारे पास जो भी एक्सपर्ट्स हैं, मतलब हमारे पास से मुराद हमारे पास, उनके पास जो भी उनके एक्सपर्ट्स हैं, कम से कम 3 महीने पहले आ जाना चाहिए। ठीक। जिस वक्त तारीख रख ली जाती है, हाँ। तो उस वक्त से उनको अपने बालों से लेके अपने पाँव तक डॉक्टर साहब, अभी तो कोरोना ने परेशान किया हुआ है, तारीखें रखी जाती हैं, फिर आगे हो जाती हैं, पीछे हो जाती हैं, फिर शादी डिले हो जाती है। कोई बात नहीं, स्किन का ख्याल तो रखा ही जा सकता है, हाँ। है ना, चाहे शादी आगे अल्लाह खैर करे हो भी जाए तो आपकी स्किन मजीद बेहतर हो जाएगी। तो ये जो सी आपकी केयर रूटीन है, ये तो बहरहाल आपकी डेली लाइफ में होनी चाहिए। ताबिता, हमें ये बताइए कि जब कितनी खवातीन हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे अपने फेशियल्स करवाती रहती हैं, या फिर थोड़ा उनको शौक होता है कि मुझे अपनी स्किन का ख्याल रखना है, वरना हमारे यहाँ तो फंक्शंस पे ही होता है कि जाके कोई फेशियल करा लिया, कोई ईद पे करा लिया। बहुत ज़्यादा खवातीन हैं जो कहती हैं कि हमारे फेशियल्स रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। हमारे जो क्लाइंट हैं वो रेगुलर बेसिस पे हमारे पास आते हैं अपनी स्किन केयर के हवाले से, क्योंकि वो जब करवाना शुरू हो जाते हैं उनको पता इफेक्ट नज़र आता है, देन फिर वो रेगुलर आना शुरू हो जाते हैं। जब हम उनको गाइड करते हैं कि आपको अपनी स्किन केयर को फोकस करना चाहिए, आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग होनी चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा वाइटनिंग होनी चाहिए। वाइटनिंग कुछ लोग पसंद करते हैं, डेफिनेटली हमारे जो मुआशरा, हमारी सोसाइटी है उसमें व्हाइट कलर को ज्यादा आप जानती हैं प्रेफर किया जाता है। सारी दुनिया हमारे गंदुमी रंग की फैन है, लेकिन हम लोग खुद जो है हम व्हाइट कॉम्प्लेक्शन की तरफ जा रहे हैं। हाँ। तो जो लेडीज हैं वो यही कहती हैं कि कुछ लेडीज ऐसी होती हैं कि जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कहती हैं कि हमें बहुत ज्यादा व्हाइट मेकअप चाहिए, हाँ। बहुत ज्यादा हमारा फेस जो है बहुत ज्यादा व्हाइट दिखना चाहिए, हाँ, लेकिन हम उनको यही प्रेफर करते हैं कि आपके जो नेचुरल फीचर हैं वो नजर आने चाहिए, और आपके बाल जो हैं वो भी नेचुरल तरीके से नजर आने चाहिए। मुझे ये बताइए, हेयर स्टाइलिंग का कितना रोल होता है? मेकअप और हेयर स्टाइल होना कितना अच्छा हेयर स्टाइलिंग बहुत ज्यादा डिपेंड करती है आपके पूरे लुक पे
हेयर स्टाइल अगर आपका अच्छा है तो आपका पूरा मेकअप तब ही इनहेंस है ना। मेकअप अच्छा ना भी हो, अगर बाल अच्छे बने हुए ना तो कहीं ना कहीं कवर अप हो जाता है। एग्जैक्टली। और मेकअप जितना मर्जी अच्छा है, बाल अच्छे नहीं बने हुए ना तो वो कवर नहीं करता उसको। और इसीलिए हमारा मेन फोकस यही होता है कि सबसे पहले हम लोग बाल देखें कि क्लाइंट का फेस फीचर क्या है, उसके हवाले से हम लोगों ने उसके बाल बनाने होते हैं, देखना होता है कि उसको स्लीक हेयर सूट करेंगे जो आजकल ट्रेंड में है। कुछ ब्राइड्स ऐसी हैं जो बहुत सिंपल भी होती हैं, आजकल ये ट्रेंड बहुत अच्छा है जो इंक्रीज हो रहा है हमारी सोसाइटी में, कि लोग आते हैं वो कहते हैं हमें बिल्कुल नेचुरल मेकअप चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमें नेचुरल हेयर चाहिए, हमें नहीं चाहिए वलीमा पे हम लोग चाहते हैं हमारे हेयर्स जो हैं वो खुले हों, इस तरह बीच वेव्स हों, सिंपल हेयर्स हों, हमें भी ऐसे ही चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं हैवी, बहुत बहुत बड़ा हेयर डू नहीं चाहिए। लोग इस तरह भी प्रेफर करते हैं और ये बहुत अच्छी चीज हमारी सोसाइटी में इन हो रही है। डॉक्टर साहब हमें अब बालों के हवाले से भी बताइए, बाल भी तो खूबसूरत होना जरूरी है ना। बहुत ज्यादा जरूरी। बालों के लिए आप ये कर सकते हैं कि कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल और कैस्टर ऑयल, इन तीनों ऑयल्स को मिक्स करके रख लीजिए इक्वल क्वांटिटी। अच्छा, कोकोनट ऑयल को जो है ना, कैस्टर ऑयल जो है वो जमने से भी किसी हद तक महफूज रख बचा लेता है। हाँ, तो आप इन तीनों चीज़ों को रखें बना के और हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर अपने रूट्स के ऊपर इसका मसाज करें। डॉक्टर साहब कुछ लोग कह रहे होते हैं कि कैस्टर ऑयल उनको सूट नहीं करता। कैस्टर ऑयल अमूमन सूट कर जाता है, अगर सूट नहीं करता तो फिर उसकी जगह वो ऑलिव ऑयल डाल लें। असल में कैस्टर ऑयल जो है ना थोड़ा सा थिक ऑयल है और ये बालों को साथ साथ कंडीशन भी करता है। अगर नहीं सूट करता तो फिर आप ओमिट कर दें, अगर सूट करता है तो कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल जरूर करें। ये जी मैं डॉक्टर साहब से भी हम बात कर रहे हैं, ताबिता से भी बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैं अभी आपको दिखा दूं कि ये हमारी जो मुकद्दस है नेल आर्टिस्ट, इन्होंने मेरे रेड पेंट लगाया है अभी और इसके ऊपर अब कुछ ये मीनाकारी करने वाली हैं और इसके साथ साथ जो है कुछ डिजाइनिंग मैं अभी देखती हूँ कि कुछ इस्तेमाल करेंगी, क्या कुछ लगाएंगे मेरे नेल्स पे इनको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए। ताबिता ये कितना लॉन्ग लास्टिंग होता है नेल आर्ट? हाँ। नेल आर्ट तो काम पे डिपेंड करता है। गर्ल्स के स्पेशली अगर आप घर में दुल्हन तो करा सकती है ना, क्योंकि जाते ही तो ससुराल वाले काम नहीं कराते इस चीज का। दुल्हनें आती हैं वो कहती हैं हमारे नेल्स पे अच्छा सा आर्ट होना चाहिए, हमारा फोटोशूट होना है, फोटोशूट में नजर आना चाहिए। तो ये काफी ज्यादा ट्रेंड में इन हुआ है। एक एक्रेलिक्स है, जेल नेल्स हैं, लोग आते हैं वो कहते हैं, कुछ लेडीज होती हैं उनके नेल्स जो हैं वो ग्रोथ नहीं करते हैं। तो वो यही कहते हैं हम लोग वक्ती तौर पे एक्रेलिक्स ही लगवा लेते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ताबिता यहीं से हम गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ते हैं, लेकिन मैं मुकद्दस को बता दूं कि मुकद्दस टाइम थोड़ा हमारे पास कम है सेगमेंट का, तो इसलिए जल्दी जल्दी करें ताकि हम देखने वालों को दिखाएं कि लुक क्या निकलती है इसकी। जी ताबिता। जी मैं ये कह रही थी कि हम लोगों को ये चाहिए कि नेल्स की केयर करें, ज्यादा से ज्यादा केयर करें, और सेकंड अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम लोग तब एक्रेलिक्स की तरफ जाएं। ठीक, क्योंकि ये भी नेल्स की केयर, वैसे मैं जो है वो जब मेरे नेल्स टूट जाते थे ना तो मैं लहसुन का इस्तेमाल करती थी और मैंने बड़ा पर्सनली मैंने देखा है कि फ़ायदा होता है। बहुत फ़ायदा होता है। लहसुन का पानी निकाल के उसमें जेलेटिन डाल लें, जो आम सादी जेलेटिन मिलती है, उसका जो सा आपका एक पेस्ट बनेगा वो आप नेल्स के अंदर, और जैसे आपके बढ़े हुए नेल्स हैं तो अंदर की साइड पे भी आपने उसको अप्लाई करना। ठीक है, जब वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो तकरीबन 5 मिनट 7 मिनट के बाद आप उसको उतार दीजिए। अच्छा, नेल्स के लिए एक एहतियात और कि बार बार प्लीज मैनिक्योर और पेडिक्योर मत करवाएं। हाँ, ये कम से कम 2 महीने 3 महीने के बाद एक दफ़ा आपको होना चाहिए, और इस एहतियात के साथ कि आपके जितने यूटेंसिल्स यूज़ हो रहे हैं वो सारे के सारे स्टरलाइज्ड हैं और किसी अच्छी जगह से हो रहे हैं। अगर ये ज़रा सा भी आपका कोई भी बारीक चीज़ नेल्स में चुभ गई तो 99% चांसेस होते हैं आपके फंगल इन्फेक्शन के। हाँ डॉक्टर साहब, ये तो बिल्कुल ज़रूरी है। और अगर ख़वातीन कराती भी हैं ताबिता तो फिर ख़वातीन को अपना वो रख लेना चाहिए ना, वो खुद अपनी पर्सनल टूल्स ले आएं। एग्जैक्टली, हम भी यही प्रेफर करते हैं। हमारे सैलून का मोटिव यही है कि जितनी भी लेडीज हैं वो अपनी किट लेकर आएं, साथ लेके आएं, हमारे से बाय कर लें और साथ लेकर आएं ताकि उनको किसी किस्म के इन्फेक्शन का खतरा ना हो। किट के साथ साथ आपके जो उनसे काम कर रहे हैं उनकी एहतियात भी बहुत ज़रूरी है कि बहुत डीप सफाइयों करने के चक्कर में वो उसको प्रिक न कर। नहीं, एक्चुअली डॉक्टर साहब मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग जितना टूल्स यूज़ करते हैं, जितने भी हम नेल आर्ट के लिए या कहीं पे भी यूज़ करते हैं, हेयर्स के हवाले से हम लोग उसको टोटली बहुत शुक्रिया ताबिता प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन देखने वालों को दिखा दूं कि अभी ये रेड पेंट लगा है और ये एक फिंगर पे जो है वो बड़ा खूबसूरत सा ये फ्लावर बनाया है मुकद्दस ने, और मुझे अंदाजा हो गया है कि मुकद्दस अच्छी खासी
एक्सपर्ट है नेल पेंट में और ये खवातीन के नेल्स को बड़ा खूबसूरत बना देती हैं जब भी जो भी खवातीन इनके पास आती हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक वक्त है शॉर्ट ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। जितनी भी रेमेडीज हमने बताई हैं और खासतौर पर जो गोरा रंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, उससे निकल आई है। जितना गंदुमी रंग में कशिश है, खूबसूरती है, गोरे रंग में नहीं होती। मुझे आपने इजाजत देनी है। इंशाल्लाह कल सुबह मेरी और आपकी फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।